नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पेंशन पाने के लिए एहतजाज पर मजबूर हुए बुजुर्ग। गिलगित बल्तिस्तान में माह रमजान के दौरान भी महंगाई की मार झेलते आम लोग। और वादी में खजूर की जमकर खरीदारी कर रहे हैं आवाम। बुजुर्गों को हर जगह खास सहूलत मिलती है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तो दरिया का रुख मुसलसल उल्टा ही बना हुआ है। यहाँ चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बुजुर्ग, हर किसी के साथ नारवा सलूक करना हुकूमत की आदत सी हो गई है। गुज़िश्ता रोज भी दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बुजुर्ग सड़कों पर दिखाई दिए। ये किसी सैरो तफरीह के लिए नहीं निकले थे, बल्कि एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। तो क्या वजह है इसकी, और आखिर वो क्या मजबूरी है जो उम्र के इस पड़ाव पर आने के बावजूद बुजुर्गों को धरना एहतजाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन अपने ही बकाया पैसों के लिए हुकूमत से गुहार लगाते हुए थक गए हैं। इन्हें दरकार अपने पेंशन के इजाफी पैसों की है, जो हुकूमत की यकीन दहानी के बाद भी इन्हें नहीं मिल रही। इसलिए ये लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। पहले भी इन्हें हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करते देखा गया था। उस वक्त इन्हें कई महीने तक पेंशन ही नहीं मिली थी। अब पेंशन तो मिल रही है, लेकिन किसी महीने मिलती है तो किसी महीने नहीं। बुजुर्गों की माने तो इसके लिए जितनी गुनहगार हुकूमत है, उतनी ही कसूरवार ब्यूरोक्रेसी भी है। असल जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, गड़बड़ करने वाली वो होती है। तो मैं इस ब्यूरोक्रेसी वालों को ये कहता हूँ कि ये कल हम भी ये महकमे में थे, कल हम भी कुर्सियों पर बैठते थे, लेकिन तो हमारे रिकॉर्डों को निकाल कर देखो, हमसे किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं हुई। हमने हकदार को उसका हक दिया है। तुमने भी कल हमारे साथ आना है, तुमने भी यहाँ कर आकर बैठना है। मेरी जिंदगी हुई, तुम्हारी जिंदगी भी हुई, हम सब फिर इकट्ठे बैठेंगे, फिर पूछेंगे वहां पर क्या रामी बंद करते थे और यहाँ पर क्या रामी बंद करने आए हो। अगर इनके अंदर ये गैरत हो, ईमान हो, मुसलमान का तकाजा, इस्लाम का तकाजा ये है कि खुद भूखे रहो, दूसरों को खिलाओ। अगर ये अनवार आपको सही ब्रीफ करें, ये गाड़ियां लेने वाले अगर सही गाड़ियों पर भेजे कि भाई ये बूढ़े हैं, ये आप करीबन मर गए, ये तो हमारे मेहमान हैं, जाते हुए मेहमानों की खिदमत की जाए, इनके जो मुताबात है वो पूरे किए जाएं, ताकि कब्र में जाकर फरिश्तों को ये ना कहें कि अनवार और हक साहब भी हमारे साथ जुल्म करते रहे। ये बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए हैं अपना हक लेने के लिए। ये हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि थोड़ी सी दरिया दिली दिखाने को कह रहे हैं। जहां हक के लिए भी हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हों, वो इलाका पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहलाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक मुलाजिम जो सारी जिंदगी अपनी नौकरी ईमानदारी से करता है, उसे रिटायरमेंट के बाद कभी रेगुलर पेंशन के लिए तो कभी उसमें इजाफे के लिए इस तरह भटकना पड़ता है। इस मुल्क से आप करप्शन जो है इसका खात्मा करेंगे तो तब जाके मैं समझता हूँ कि ये इसमें आप हम कामयाब और कामरान होंगे। तो ये मुल्क है, इसमें बाकी आप देख लें कि इस दुनिया भर में वो लोग जो मुलाजम नहीं भी हैं उनको भी पेंशन मिलती है, उनको भी सारी जिंदगी के लिए पेंशन 60 साल के बाद मिलती है, इस बुढ़ापे की पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर ये पेंशन बंद कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये जो है ये शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है। ऐसा कोई एक या दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ हो रहा है। इस मुद्दे पर आवाज तो उठनी ही चाहिए, और उठ भी रही है। इनमें से बहुत से लोग बीमार हैं, जिनके पास अपना इलाज कराने और मेडिकल चेकअप के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे हैं जिन पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। ये लोग निराश तो हैं,
लेकिन इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उम्र के इस पड़ाव पर तो ये लोग दबाव डालने के लिए तशद्दुद का रास्ता भी नहीं अपना सकते। इस बीच बुजुर्गों के अलावा बेवाओं को मिलने वाली पेंशन भी उन्हें नहीं मिल रही है। आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है कि इस वक्त वो बेवा बेटी की एक नोटिफिकेशन जारी कर दें। नोटिफिकेशन ये जारी हो कि जिसमें लिखे कि जिस तारीख से ये बंद हुई थी उसी से वागजार की जाती है। इसमें सारे उन लोगों की बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि हम वज़ीर आज़म साहब को अभी कुछ नहीं कहना चाहते। अभी हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इंसाफ करें। अगर वो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब के मैंने खर्चे कम किए, खर्चे का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की रोजी रोटी जो है इसको छीन। आमदनी का दूसरा कोई जरिया माश न होने की वजह से ये लोग पेंशन की मामूली रकम पर ही मुनहसिर हैं। लेकिन जब इन्हें बरसों तक मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह ही नहीं मिली तो भला पेंशन कैसे मिल सकती है। इस रकम से पूरे कुनबे का पेट भरना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ मदद तो मिल ही सकती है। लेकिन अफसोस हुकूमत इन्हें ये भी देने को तैयार नहीं दिखती। ऐसे में ये लोग एहतजाज न करें तो भला और क्या करें। अपनी पेंशन पाना पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक है। ये कोई खैरात नहीं है जिसे हुकूमत कभी भी देने से इनकार कर दे। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां अवाम को खाने पीने के सामान की सप्लाई को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह से चाक चौबंद है। नतीजतन रमजान के मुबारक मौके पर रोजेदार अपनी मनपसंद खुर्दनी आशिया से रोजा खोल रहे हैं। खाने पीने की इन चीजों में से डेट्स यानी कि लजीज खजूर लोगों की पहली पसंद है, जिसकी मकामी लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लोगों की जबान पर अपनी लज्जत बिखेरती खजूर में और क्या खासियत मौजूद है, मजीद तफसील वादी से हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों की दुकानें माह रमजान के दौरान मुख्तलिफ खुर्दनी अशिया और मशरूबात से भरी हुई हैं। हालांकि इन खास दिनों में श्रीनगर समेत सभी शहरों और गांवों में खजूरें हर जगह फरोख्त होती नजर आ रही हैं। रेहड़ी पटरी से लेकर छोटी बड़ी सभी किराना की दुकानों पर कुछ और मौजूद हो या न हो, लेकिन खजूरें जरूर मौजूद होती हैं। इस मुबारक महीने में खास तौर से खजूर की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी अहम वजह लोगों का अपनी सहरी और इफ्तार के लिए खजूर का इस्तेमाल करना है। बाजारों में चहल पहल का ऐसा ही नजारा श्रीनगर समेत वादी के सभी बाजारों का है, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मैं आज आया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे ये शॉपिंग करने के लिए। खजूर भी बहुत वैरायटीज़ है खजूर की, जो माह रमज़ान के महीने में बहुत अच्छे लगता है शॉपिंग करने में। हम इफ्तार के टाइम में बहुत कुछ खाते हैं, मतलब फीरीन भी बनाते हैं और खजूर भी बहुत से सारे किस्म बनाते हैं। हम लाते हैं खजूर बाजार में, फिर हम घर में हम बांटते हैं। हम जब इफ्तार के टाइम होते हैं हम सब खाते हैं एक जगह, फिर इफ्तार करते हैं। रमजान का माह मुकद्दस खुदा की इबादतों का खास महीना है। इस बाबरकत महीने में हर मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत के जरिए अल्लाह की खुशनुदी का तलबगार होता है और हर सुन्नत पर अमल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता है। चूँकि खजूर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल और सुन्नत है और अहादीस मुबारका में सहरी और अफ्तार में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब मौजूद है, लिहाजा रोजेदार सहरी और अफ्तार में खजूर के इस्तेमाल को खुसूसी तौर पर तरजीह देते हैं। ऐसे में पूरे रमजान के महीने में खजूर की खरीदो फरोख्त में काफी इजाफा दर्ज होता है। जो खजूरों की खपत इस महीने में है तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें इतनी वैरायटीज़ आजकल आई है कि इंसान दंग रह जाता है कि क्या ले लो क्या न ले लो। हालांकि रेट तकरीबन 100 रुपये से लेकर मुझे लगता है 500 रुपये तक का भी केजी है। बहुत ऐसी वैरायटीज़ है जो
बहुत ज़्यादा इतनी वैरायटीज़ हैं और अफोर्डेबल तकरीबन 14 मैंने परसों 5 किलो का एक डब्बा लिया 1400 रुपये का दे दिया। बहुत बढ़िया खजूर है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी लग रहा है कि अब खाली इस महीने में नहीं, पूरे साल में यहाँ ये खजूर चलते हैं, लेकिन इस महीने में अगर साल में एक गाड़ी चलेगी तो इस महीने में 10 गाड़ियां चलती हैं। न सिर्फ अपनी मिठास बल्कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी खजूर में मौजूद बहुत सी मादनियात इंसानी जिस्म के लिए काफी अहम हैं। इस लिहाज से भी रमजान में खजूर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना इंतहाई सेहत अफ़ज़ा है। खरीदारों की पसंद और मांग को देखते हुए यहाँ की दुकानों में सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा से कसरत से पाई जाने वाली दुनिया की सबसे आला खजूर अजवा के अलावा अंबर, कलमी वगैरह भी यहाँ की दुकानों में रखी गई हैं। मुनफरिद अक़साम की खजूरों की फरोख्त से दुकानदारों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। वहीं ग्राहकों को अपनी पसंदीदा खजूरें दस्तयाब हो रही हैं। तो आजकल तो खजूर पूरे साल चलता है, बट माह मुबारक के इस पाक महीने में खजूरों की काफ़ी ज़्यादा सेल की इंक्रीज होती है। बाकियों महीनों में देखें हम तो 5-6 वैरायटीज़ तो खजूर मार्केट में मिलती रहती है, मगर माह मुबारक के महीने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा मुमालिकों से खजूर कश्मीर में आती है। तो इस टाइम पे भी खजूरों की काफ़ी डिमांड रहती है। पहले जो माह मुबारक के इस महीने में काफ़ी डिमांड रहती है और लोग हर किस्म के खजूर खाने पसंद करते हैं, चाहे वो सऊदी के कलमी हो, मबरूम हो, मेडजोल हो या ईरान के जो खजूर हो, हर किस्म के खजूर खाने को पसंद करते हैं लोग। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल इंक्रीज होती है खजूरों। श्रीनगर के बाजारों में 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए फी किलो तक के खजूरें मौजूद हैं। खास तौर से सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन जैसे खलीजी ममालिक से आई खजूरों की मांग बहुत ज्यादा है। दाम में वाजिब, स्वाद में अव्वल और ग़िज़ाइयत और कैलोरीज से भरपूर ये खजूरें हर खास व आम की पसंद हैं। न सिर्फ खजूर बल्कि अवाम को रमजान के मौके पर खुर्दनोश की सभी अशिया वाजिब दामों पर मिल सके, इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सामान की डिमांड और सप्लाई का तवाज़ुन बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पंजाब सूबे ने प्याज और केला दूसरे सूबों में भेजने से इनकार कर दिया है। जरा सोचिए कि अगर बलूचिस्तान पंजाब को गैस सप्लाई करना बंद कर दे, या फिर सिंध अपने बंदरगाह का एक्सेस पंजाब को ना दे, या फिर गिलगित पंजाब को अपने रास्तों का इख्तियार ना दे चीन तक पहुंचने के लिए, तो फिर क्या होगा। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि इन धोखेबाज रहनुमाओं को इख्तियार से हटाकर इन्हें मिलने वाली मराद फौरन छीन लेनी चाहिए। यहाँ तक कि तनख्वाह और दूसरी सहूलियात भी इन्हें नहीं दी जानी चाहिए। जितने भी मुलाजिम इन लोगों ने तकर्रुर किए थे उन्हें भी हटा देना चाहिए। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर ने कहा है कि टेली मवासलात आम शहरियों का बुनियादी हक है। आवाम 22 घंटे तक बिजली, फोन और इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने ट्वीट किया है कि हमने रमजान के इस मुबारक महीने में आवाम को सहूलियात का जायजा लिया। इसमें बिजली, पानी की सप्लाई, साफ सफाई, राशन और बाजारों की चेकिंग शामिल थी। बड़गाम पुलिस ने ट्वीट किया है कि हमने क्रिमिनल लॉ में हुई तब्दीलियों के बाइस एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। श्रीनगर गर्ल ने ट्वीट किया है कि अनंतनाग जिले में शेषनाग झील 11,778 फीट ऊंचाई पर वाक़ है। ये अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ती है और पहलगाम से 23 किलोमीटर दूर है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
کشمیر پر بھارتی قبضے کو 76 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اپنے اس ناجائز اور جابرانہ قبضے کو دوام بخشنے اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہر بھارتی حکومت نے ظلم و بربریت کا سہارا لیا اور مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ جموں کشمیر کو لے کر پاکستان کا میڈیا، خاص طور پر پی ٹی وی چینل لگاتار پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ بھارتی حکومتوں اور حفاظتی عملے کو ملازم ڈھانے والا ثابت کرنا ہی اس میڈیا ہاؤس کا کام ہے۔ اسے یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ پورا جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ جو کشمیر پاکستان کے ناپاک قبضے میں ہے وہ بھی بھارت کا ہے۔ اپنے قبضے والے علاقوں میں جس طرح اسلام آباد حکومت نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے، چاہے وہ حکمران ہو یا پاکستانی فوجی اور رینجرز یا پھر بدنام زمانہ ISI۔ ان سبھی نے مل کر پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پاکستان کے قبضے والے علاقوں کے لیے بھاری مصیبت لے کر آیا ہے۔ گلگت بلتستان میں اس دوران دال سے لے کر دودھ تک اور گوشت سے لے کر کھجور تک بیشتر مصنوعات کے دام میں بھاری اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسا مانو روایت بن گیا ہے کہ رمضان کی آوک سے کچھ دن پہلے سے ہی لے کر عید کے بعد تک دام آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عوام دکانداروں سے بحث کر رہے ہیں اور دکاندار تھوک تاجروں کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں اور وہ لوگ پاکستانی کاروباریوں کو۔ کل جمع معاملہ یہ ہے کہ آروپ اور سوالوں کی اس رسہ کشی میں نقصان صرف مقامی باشندوں کو ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن گلگت بلتستان کے عوام میں جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ لوگ خدا کی عبادت میں مشغول تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا وقت اپنے حکمرانوں کو کوستے ہوئے بھی بیت رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مہنگائی کا بوجھ۔ دراصل ضروری مصنوعات تو پہلے ہی عوام کے پہنچ سے دور ہو چلی ہے، اور رمضان کے دوران تو یہاں ہر سال قیمتیں بڑھنے کا رواج سا بن چکا ہے۔ ایسے میں لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ مہنگائی میں ابھی اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ مہنگائی جو رمضان جوں ہی آتا ہے رمضان، تو رمضان کے شروع میں ہی ریٹس آگے سے ہی بہت زیادہ تیزی ہو جاتے ہیں۔ منڈیوں میں جس بندے کا ایک گاڑی کا ڈیمانڈ ہو وہ 3-4 گاڑیاں لوڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ریٹ پہلے سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی ریٹس میں کتنی ویریشن آئی ہے؟ ابھی جس ریٹ میں ہم یہاں پر پیاز دے رہے ہیں 290 280، اس ریٹ میں جہاں سے ہم پیاز لا رہے ہیں وہاں کا پرچون ریٹ ہے پشاور کا، پنڈی کا۔ اسی طرح اگر آپ ٹماٹر دیکھیں تو 180-70 روپے کا پنڈی کی منڈیوں میں اور اسلام آباد کی منڈیاں اور پشاور کی منڈیوں میں ٹماٹر ہے۔ جبکہ ہم پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے رستے کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ ہر آئے دن دوسرے دن تیسرے دن روڈ کا بند ہو جانا بار بار، جس کی وجہ سے کافی چیزیں ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ عوام کا سوال ہے کہ آخر ماہ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے اور اس دوران قیمتوں میں اتنا اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم کیوں نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ بھی جمع خوروں اور منافع خوروں سے ملی ہوئی ہے۔ نہیں تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کے کہنے کے باوجود بیشتر دکانوں پر ریٹ لسٹ نہیں لگی ہے؟ یہ لسٹ رمضان سے پہلے ہی لگ جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک نہیں لگی۔ یہاں دکانداروں پر نہ کبھی چھاپا پڑتا ہے اور نہ کبھی ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ کیا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ حکمرانوں اور کالا بازاری کرنے والوں کی آپس میں سانٹھ گانٹھ ہے؟ قیمتوں میں تو اس کا فیصد ہی نہیں لا سکتے، 1000% بتاؤ آپ۔ ابھی پنڈی سے ہمارے بہت سارے تھوک والا دکانیں خالی ہے، پنڈی سے سامان ہی خریدنے کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم خود پریشان ہیں، ہم کس طرح کام کریں؟ ادھر سے آپ لوگ بھی پریشان ہیں، تو چیزیں تو بہت مہنگا ہے۔ کوئی بچت کاؤنٹر بھی بنایا گیا سنا ہے؟ وہ کاؤنٹر بچت بنایا ہے، وہ بیچارہ وہ ڈی سی صاحب بھی اس کے ساتھ ہم بھی تعاون کرتے ہیں، یہ سبزی والا بھی، لیکن کیا کرے گا، نیچے پنڈی سے ہی مہنگا آتے ہیں۔ پنڈی میں اس وقت آپ نے سنا ہوگا کراچی میں 380 روپے ہے پیاز کلو کا۔ اچھا، یہ جو آلو ہم لوگوں نے سٹاک کیا تھا اس کا ریٹ تھوڑا گزارا ہے، باقی مرچی تو 100 روپے میں آتا تھا، ابھی تو 350 میں پہنچتے، ادھر 405 روپے میں پرچون بیچے گا تو کس طرح؟ حالات اگر ایسے ہی چلتے رہے
तो सहरी और इफ्तार का बंदोबस्त करना भी गरीब आवाम के लिए भारी पड़ जाएगा। आवाम बाजार तो जा रहे हैं, वहां जाकर सामान का रेट पूछते हैं और खाली हाथ घर लौट आते हैं, या फिर जितना उनकी जेब इजाजत देती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेते हैं। इससे दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा। वो भी चाहते हैं कि जो भी दुकान पर आए वो कुछ सामान लेकर ही जाए। दुकानदारों की दलील है कि बढ़ती महंगाई के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें तो पिंडी और लाहौर की मार्केट से ही थोक में महंगा सामान मिल रहा है। ऐसे में हमारी क्या गलती? हम खुद भी जो है ना, आगे से हम इस्लामाबाद मंडी से माल लाते, वहाँ से जो है ना, जो गाड़ी पहले 8 लाख 10 लाख का लोड होता था, इस वक्त वो 18 लाख 20 लाख रुपए का लोड होता है। तो हमें खुद भी जो है ना, अगर पेमेंट करने में बहुत दुश्वारियां पेश आते हैं महंगाई की वजह से। नहीं, कमी तो किसी चीज़ में नहीं आ गया। ये रमज़ान में जो है ना महंगा ही हुआ है। अभी इंशाल्लाह कोई हफ्ते के बाद शायद नॉर्मल हो जाए रेट। न सिर्फ गिलगित और स्कर्दू बल्कि दीगर शहरों में भी कई दिनों से रमज़ान पैकेज की बात हो रही है। यूटिलिटी स्टोर की चर्चा चल रही है। रमज़ान स्पेशल बाजार खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बातें चाहे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन उन्हें जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाता तब तक इसे दूर की कौड़ी ही समझा जाएगा। इस दरमियान मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से पैसों की कमी, सरकारी खजाना खाली होने और खर्चों में इजाफे की दलील भी सुनाई दे रही है। ये साफ तौर पर अपनी नाकामियों को छुपाने का तरीका है, क्योंकि आवाम को कोई खास सहूलत नहीं देनी है, बस महंगाई की लगाम थोड़ी कस कर रखनी है, और हुकूमत से ये भी नहीं हो पा रहा है। माह रमजान के दौरान भी दाम में इस कदर इजाफा वाकई बेहद अफसोसनाक है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर बेहतर तालीमी निजाम को दीगर शहरी व दूर दराज देही इलाकों तक पहुंचाने के लिए मकामी इंतजामिया पुरजोर तरीके से कार फरमा है। मुख्तलिफ जदीद तरीन तरीक़ेकार के जरिए तदरीसी निजाम को मजीद आसान और बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए महकमा तालीम की जानिब से भी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में दिखाई दे रही है। स्कूली तालीम को तालिबे इल्मों तक ले जाने के लिए कई मुस्बत इक़दामात सिलसिलेवार तरीके से उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूली तालीम हासिल करना मुआशरे के हर तालिब इल्म का हक है और इल्म के नूर से सभी को रोशन करने के लिए हुकूमत भी अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रही है। राजौरी में कॉलेज की नई बिल्डिंग तामीर की गई है, जिसका तामीराती काम अभी कुछ बाकी है। जदीद सहूलतों से आरास्ता इस नई इमारत में आकर पढ़ने से तलबा और तालिबात काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ हर वो सहूलतें मौजूद हैं जो एक उम्दा कॉलेज में होनी चाहिए। पहले हम ऊपर हाई सेकेंडरी के पास था कॉलेज, वहाँ पे पढ़ते थे। अब नीचे शिफ्ट हो गए, न्यू बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं जो पहले ऊपर नहीं थी। पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी है, सेपरेट रूम्स हैं। पहले ऊपर 3 रूम थे जहाँ पे बहुत सेमेस्टर थे, 4-5 सेमेस्टर थे, हम नहीं पढ़ पाते थे इकट्ठे। तो अब यहाँ पे सेपरेट रूम्स हैं, हम आराम से पढ़ सकते हैं। बैठने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है, वहाँ पे खेलने के लिए हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में तालीमी महकमे की मुस्बत कोशिशों का ही समरा है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में तलबा और तालिबात को आला दर्जे की तालीम से इस्तिफादा कराया जा रहा है। जदीद तरीन तालीमी निज़ाम के लिए जहाँ एक तरफ पढ़ाई लिखाई को इंटरैक्टिव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब तालिब इल्मों को बुनियादी सहूलतें फराहम कराने के लिए तालीमी इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल राजौरी के इस कॉलेज में देखने को मिल रही है। पहले हम जब गवर्नमेंट स्कूल में थे, वहाँ पे हमने जब 3 रूम लिए थे, तो वहाँ पे मतलब हमारी इतनी क्या पता, मतलब मैक्सिमम हमारी क्लासेस होती नहीं थी, इतनी सारी क्लासेस नहीं हो पाती थी। टाइम भी शॉर्टेज, तो वहाँ पे मतलब रूम भी 3 थे, तो काफ़ी ज़्यादा बचे थे अलग अलग सेमेस्टर के, तो उनकी क्लासेस नहीं हो पाती थी। लेकिन अब यहाँ पे हमें हर एक फैसिलिटी मिल रही है। हमारे जितने भी जो अलग अलग रूम हैं, सेपरेट रूम हैं, स्टाफ रूम हैं, तो हमारी लाइब्रेरी भी है। हमें अगर
مطلب پڑھنا ہو تو ہم لائبریری میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. تو سیپریٹ الگ الگ روم میں ہم اپنی کلاسز لے سکتے ہیں. کالج ایجوکیشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسمارٹ کلاسز روم اور بہترین لائبریری بنائی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر طالب علم کو معیاری تعلیم کا فائدہ مل سکے. نئی اور پرانی کتابوں کی مدد سے بہترین نوٹس تیار کر سکیں، جس سے انہیں صرف اس کالج میں ہی نہیں بلکہ مسابقاتی امتحانات میں بھی اس کا فائدہ مل سکے. حالانکہ طالب علموں کی کچھ مانگیں بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بچے ہوئے مسائل ہیں انہیں بھی جلد حل کر لیا جائے. ہمیں یہاں دقت تھی، پہلے جو ہماری بلڈنگ تھی وہاں 3 ہی روم تھے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پڑھنے میں بہت دقت تھی. آج ہمارا یہ کالج بن گیا، 2 سال سے ہم یہاں ہی شفٹ ہو گئے، تو یہاں پہ ہمیں سب ٹیچر بھی سب اویلیبل ہیں اور بچے بھی، ہم کسی چیز کی دقت نہیں ہے. لائبریری روم بھی ہے اور وغیرہ دوسرے روم بھی ہیں اور گراؤنڈ بھی بن رہے ہیں یہاں. اور اب ہمیں ایک پرابلم ہے کہ ہمیں جو سائنس والے بچے ہیں ان میں تھوڑی دقت آ رہی ہے. جموں کشمیر کے مختلف دور دراز سرحدی علاقوں میں تعلیم و تدریس کے نظام میں ہو رہی بہتری کے ثمرات نمایاں ہو رہے ہیں اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. ڈراپ آؤٹس اسٹوڈینٹس دوبارہ اسکولوں سے جڑ رہے ہیں. ساتھ ہی اسکولوں کی پڑھائی لکھائی کو دلچسپ بنایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کے ذہنوں میں تعلیم کو لے کر کسی طرح کا ڈر باقی نہ رہے اور جموں کشمیر کے ان دور دراز علاقوں کے ہر طالب علم کو تعلیم کا حق حاصل ہو سکے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار. خدا حافظ.